1970s एशिया, ये वो टाइम था जब दुनिया के यंग ट्रैवलर्स को लगता था कि बॉर्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ मैप पर होते हैं। इंसान सारे एक जैसे होते हैं और स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों पर ट्रस्ट करना सेफ होता है। इसी ट्रस्ट के बीच में एक आदमी मूव कर रहा था। उसके पास कोई गन नहीं थी, ना ही कोई नाइफ, ना ही कोई और जानलेवा हथियार। उसके पास था तो सिर्फ एक पोलाइट सा स्माइल। और जब तक लोग समझ पाते, वो आदमी ऑलरेडी उन ट्रैवलर्स की आइडेंटिटी को पहन चुका होता था। इस कहानी में हम सबको खून जो है वो कम दिखेगा, पर मैनिपुलेशन हर जगह होगा, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे मारने से ज्यादा कंट्रोल करना पसंद था, लोगों को काबू करना पसंद था। इस आदमी का नाम था चार्ल्स शोबराज। वेलकम टू द क्राइम शो। अप्रैल 1944 साइगांव। उस वक्त ये शहर फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा था। वहां एक बच्चा पैदा होता है, उसको नाम दिया जाता है होतचंद भवनानी गुरमुख सोबराज। उसकी माँ वियतनामीज थी और उस बच्चे का फादर एक इंडियन सिंधी आदमी था। उन दोनों लोगों ने कभी एक दूसरे से शादी नहीं करी थी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि उस बच्चे के फादर ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। ये सिर्फ एक लीगल रिजेक्शन नहीं था, ये एक इमोशनल अबैंडनमेंट था। साइकोलॉजी के हिसाब से जब किसी इंसान की ज़िंदगी का पहला अथॉरिटी फिगर उसे रिजेक्ट कर देता है, तो वो या तो खुद को तोड़ लेता है या फिर दुनिया को तोड़ना सीख लेता है। चार्ल्स ने दूसरे रास्ते को चुना। कुछ सालों बाद चार्ल्स की माँ एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट से शादी करती है, जो फ्रेंच इंडो चाइना में ही पोस्टेड था। चार्ल्स का नाम चर्च रिकॉर्ड्स में बदल दिया जाता है और होतचंद भवनानी गुरुमुख सोबराज से चार्ल्स गुरुमुख सोबराज रख दिया जाता है। नाम फ्रेंच हो जाता है, सिटीजनशिप का रास्ता भी खुल जाता है, पर घर का माहौल कभी वार्म नहीं होता। अब घर में उसके हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी पैदा होते हैं, पर चार्ल्स उनके बीच में खुद को एक आउटसाइडर की तरह ही महसूस करता है। डिसिप्लिन है पर अफेक्शन नहीं, स्ट्रक्चर है पर बिलोंगिंग नहीं। यहीं से चार्ल्स एक चीज़ सीखता है, अटेंशन मिलती नहीं है, ली जाती है, छीनी जाती है। चार्ल्स का चाइल्डहुड स्टेबल नहीं था, कभी साउथ ईस्ट एशिया, कभी फ्रांस। बार बार जगह बदलना, बार बार नए लोग, बार बार अपनी पहचान को रीडिफाइन करना। इस इंस्टेबिलिटी से वो लोगों से इमोशनली डिटैच्ड हो गया था। इंस्टेड वो लोगों को ऑब्जर्व करने लग गया था कि कौन पावरफुल है, कौन वीक है, कौन इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है। और यहीं से चार्ल्स के अंदर एक डेंजरस स्किल डेवलप हुई, वो थी रीडिंग पीपल। टीनेज ईयर्स में चार्ल्स ने चोरी करना शुरू किया। ये ज़रूरत के लिए नहीं था, ये थ्रिल के लिए था। उसे एड्रेनालिन बहुत पसंद था, अथॉरिटी को फूल करना बहुत पसंद था, उसे चकमा देना बहुत पसंद था। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 1963 में फ्रांस में वो एक चोरी के केस में पकड़ा गया था और यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है, जेल का चैप्टर, वो भी पॉइसी प्रिजन में, जो कि पेरिस के पास था। पॉइसी प्रिजन एक ऐसा जेल था जहां ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। चार्ल्स वहां ग्रो कर रहा था, वो वहां वायलेंस नहीं कर रहा था, वो वहां रूल्स भी ब्रेक नहीं कर रहा था, वो बस वहां पर लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, उनको समझ रहा था। गार्ड्स के ईगो को समझना, ऑफिशियल्स की बोर्डम को रीड करना एंड सिस्टम की क्रैक्स को ऑब्जर्व करना, ये उसका एक रूटीन, ये उसका एक पैटर्न बन गया था। वो जेल में सबसे पोलाइट रहता था, हेल्पफुल बनता था, वेल स्पोकन था। इसका रिजल्ट, उसे स्पेशल फेवर्स मिलने चालू हो गए, बेटर ट्रीटमेंट मिलने लगा एंड उसे बुक्स भी दी गई ताकि वो पढ़ सके। इसी दौरान वो वहाँ एक वेल्दी प्रिजन वॉलंटियर से मिलता है जिसका नाम था फीलिक्स टिस्कॉन्च।
फीलिक्स को चार्ल्स एक मिसअंडरस्टूड आदमी लग रहा था और चार्ल्स को फीलिक्स एक फ्यूचर एसेट लग रहा था। यहीं चार्ल्स एक रूल लिख लेता है अपने दिमाग में, फोर्स से ज़्यादा पावरफुल होता है इन्फ्लुएंस। जेल से निकलने के बाद चार्ल्स फीलिक्स के साथ रहने लगा। दिन में हाई सोसाइटी के लोग, शाम को एलीट गैदरिंग्स और रात को चोरी और स्कैम्स। वो एक ही शहर में 2 जिंदगियां जी रहा था और दोनों में परफेक्ट बैलेंस बनाया हुआ था। पेरिस में ही चार्ल्स की मुलाकात होती है एक विमेन से जिसका नाम था शैंटेल कॉम्प्रेग्रॉन। शैंटेल एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से थी जो सिंपल लाइफ जी रही थी। इमोशनली शी वॉज नाइव। चार्ल्स अपनी कहानी को उसके सामने केयरफुली शेप करता था। नेग्लेक्टेड चाइल्डहुड, अनफेयर सिस्टम, बैड लक, रॉन्ग चॉइसेस, ये सब वो शैंटेल को बताता था और शैंटेल उस पर बिलीव करती थी और उससे प्यार कर बैठी थी। चार्ल्स ने भी उसे शादी के लिए प्रपोज किया और जिस दिन चार्ल्स ने शैंटेल को प्रपोज किया उसी दिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था एक स्टोलन कार के केस में। नॉर्मल सिचुएशन में इनकी लव स्टोरी यही एंड होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। शैंटेल चार्ल्स के लिए वेट करती रही, जेल विजिट करती रही, लेटर्स लिखती रही और उसके लिए लड़ती भी रही। जब चार्ल्स वहाँ से रिलीज़ हुआ तो रिलीज़ के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। यहाँ चार्ल्स एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ गया था कि जो लोग होते हैं वो सच नहीं देखते हैं, वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। 1970 तक चार्ल्स फ्रेंच सिटीजन बन चुका था। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की वजह से उसकी इंटरनेशनल मोबिलिटी भी इजी हो गई थी और उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो गया था। पर यूरोप उसके लिए अब रिस्की बन चुका था। उसके केसेस वहाँ पर जमा हो रहे थे। पुलिस जो थी वो चार्ल्स के पैटर्न को नोटिस कर रही थी, तो इसलिए चार्ल्स ने एक डिसीजन लिया कि अब उसके लिए एशिया ही एक सही रास्ता है। एशिया इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो टूरिस्ट थे या वहाँ के जो लोग थे वो थोड़े से केयरलेस थे और वहाँ के सिस्टम्स वीक थे। उन सिस्टम्स को ब्रेक करना और उन सिस्टम्स को ब्रेक करके वहाँ से निकलना उसको ईजी लग रहा था। चार्ल्स और एक प्रेग्नेंट शैंटेल फ्रांस छोड़ देते हैं। ईस्टर्न यूरोप के थ्रू एशिया ट्रैवल करते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स की मदद से। पर इसी ट्रैवलिंग के दौरान भी वो दोनों टूरिस्ट को स्कैम करते रहते हैं और टूरिस्ट को लूटते हैं और इसको वो दोनों एक रिहर्सल ही समझ रहे थे जो आगे आने वाले वक्त में उन्हें काम आती। वो दोनों एशिया के रास्ते के थ्रू अब बॉम्बे, जो कि इंडिया में था, वहाँ पहुँचते हैं। यहीं उनकी बेटी उषा पैदा होती है। अब यहाँ से एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल थी, पर चार्ल्स के लिए नॉर्मल लाइफ कभी ऑप्शन था ही नहीं। वो फिर से चोरी, स्मगलिंग, गैम्बलिंग शुरू करता है और यहीं से वो चेन रिएक्शन शुरू होता है जो बाद में दुनिया को द बिकनी किलर से इंट्रोड्यूस करवाता है। इंडिया में चार्ल्स अब 3 साल से था और उसके लिए इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं थी, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका थी। एशिया के बारे में उसका एक फिक्स्ड बिलीफ बन चुका था कि यहाँ के सिस्टम स्लो हैं, करप्शन यहाँ के लोगों के लिए एकदम नॉर्मल है और फॉरेनर्स के क्राइम्स यानी कि टूरिस्ट के क्राइम्स को प्रायोरिटी इतनी जल्दी नहीं मिल रही थी। इस बिलीफ ने उसे फियरलेस बना दिया था और इसी फियरलेसनेस ने उसे केयरलेस भी बना दिया था। द अशोक होटल, न्यू दिल्ली, ईयर था 1973। एक हाई एंड ज्वेलरी स्टोर, फॉरेन डिप्लोमैट्स, बिजनेसमैन, एलीट गेस्ट उस स्टोर के रेगुलर विजिटर्स में थे। चार्ल्स ने डिसाइड किया कि अब छोटे स्कैम्स का टाइम खत्म हो चुका है। अब वो एक डायरेक्ट आर्म्ड रॉबरी करेगा। ये उसके लिए सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था, ये एक पावर का टेस्ट था। एक ऐसा टेस्ट जिसमें वो देखना चाहता थी कि क्या वो ओपनली सिस्टम को चैलेंज कर सकता है, पर उसका ये प्लान कंप्लीटली फेल हो गया। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई, पुलिस आ गई और चार्ल्स शोभराज अरेस्ट हो गया। और पहली बार एशिया में उसे लगा कि इस बार गेम खत्म हो सकता है। पर चार्ल्स कभी सिर्फ क्रिमिनल नहीं था, वो एक परफॉर्मर था, एक आर्टिस्ट था। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक जेल के अंदर चार्ल्स ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, उसने कोई थ्रेट्स नहीं दिए, उसने सिर्फ एक चीज़ की जो कि थी ऑब्जर्व।
कौन सा गार्ड सिंपैथेटिक है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा रूटीन से थक चुका है। कुछ दिन बाद चार्ल्स ने एक बीमारी का नाटक शुरू किया। उसने सिवियर पेन का नाटक किया। वो वहीं पर कोलैप्स हुआ, वॉमिटिंग करी और अपने शरीर में एक वीकनेस दिखाई। वहाँ के डॉक्टर्स उसकी इस हालत को देख के कम्प्लीटली कन्विंस हो गए और जेल अथॉरिटीज़ ने उसकी इस कंडीशन को देख के बिल्कुल रिस्क नहीं लिया और चार्ल्स को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। हॉस्पिटल में आते ही उसे एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि जेल डिसिप्लिन का सबसे वीक पॉइंट हॉस्पिटल होता है। यहाँ गार्ड्स अलर्ट नहीं होते हैं, यहाँ सिंपैथी का इन्वायरमेंट होता है, यहाँ रूटीन जो होता है वो लूज होता है। चार्ल्स ने गार्ड के लिए चाय अरेंज करवाई, फ्रेंडली कॉन्वर्जेशंस करी उन लोगों के साथ और गार्ड्स का ट्रस्ट जीता। फिर उसने ड्रग्स का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से गार्ड्स अनकॉन्शियस हो गए और चार्ल्स शोभराज हॉस्पिटल से भाग गया। कुछ ही दिन बाद वो दोबारा पकड़ा गया, पर एक चीज़ हो चुकी थी। चार्ल्स ने एस्केप का एक परफेक्ट टेम्पलेट बना लिया था। इस बार चार्ल्स ने बेल के लिए अपने फादर को कांटेक्ट किया। बेल के पैसे आ गए थे और जैसे ही फ्रीडम मिली, चार्ल्स ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो वहाँ से काबुल भाग गया था। उसके साथ शैंटेल और उसकी बेटी उषा भी थी। काबुल उस वक्त हिप्पी ट्रेल का एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप हुआ करता था। वेस्टर्न टूरिस्ट, ड्रग्स, लूज पुलिसिंग, सब कुछ चार्ल्स के फेवर में था। उन दोनों ने टूरिस्ट से दोस्ती करना शुरू करी और फिर उन्हें लूटना चालू किया। वही सेम ओल्ड पैटर्न रिपीट किया गया। पर काबुल में भी चार्ल्स अरेस्ट हो गया। ये उसके लिए शॉक नहीं था, ये उसके लिए सिर्फ एक इनकन्वीनियंस था। काबुल जेल में भी चार्ल्स ने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, बीमारी का, एक इलनेस का। वही हॉस्पिटल ट्रांसफ़र एंड देन गार्ड को ड्रग करना और फिर वहाँ से एस्केप। इस बार वो ईरान भागा और यहाँ उसके साथ एक साइलेंट ट्रेजेडी हुई जो चार्ल्स के लिए तो ट्रेजेडी नहीं थी पर लाइफ का एक इर्रिवर्सिबल टर्न था। शैंटेल अब थक चुकी थी। इंडिया, काबुल, जेल, एस्केप, वही सेम पैटर्न। वो समझ चुकी थी कि चार्ल्स के साथ रहना मतलब अपनी और अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना। शैंटेल फ्रांस वापस चली गई। उसने प्रॉमिस किया कि वो चार्ल्स से कभी दोबारा नहीं मिलेगी। चार्ल्स ने भी उसे नहीं रोका। ये मोमेंट चार्ल्स के लिए साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये वो पॉइंट था जहां उसकी लाइफ से एक लास्ट इमोशनल एंकर भी निकल गया। अब वो पूरी तरह से फ्री था, अब वो पूरी तरह से आज़ाद था। 1974 के बाद चार्ल्स शोभराज एक ऐसा आदमी बन चुका था जिसके पास कोई घर नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, कोई आइडेंटिटी परमानेंट नहीं थी। वो 10 स्टोलन पासपोर्ट यूज़ कर रहा था। हर बॉर्डर के साथ उसका नाम बदल जाता था। हर कंट्री के साथ उसकी पर्सनालिटी अडैप्ट हो जाती थी। टर्की, ग्रीस, मिडिल ईस्ट, चार्ल्स हर जगह एक ही काम करता था, टूरिस्ट को इम्प्रेस करना, उनका ट्रस्ट जीतना और फिर उन्हें लूटना। इसी दौरान उसका हाफ ब्रदर आंड्रे उसके साथ ज्वाइन करता है। आंड्रे और चार्ल्स का रिलेशनशिप भाइयों जैसा नहीं था, ये एक हायरार्की थी। चार्ल्स एक लीडर था, आंड्रे एक फॉलोअर था। इस्तांबुल और एथेंस में दोनों ने एक साथ मिलकर क्राइम्स किए, फ्रॉड, थेफ्ट, स्कैम्स। एथेंस में जब दोनों अरेस्ट हुए, चार्ल्स ने एक बार फिर सिस्टम को ट्रिक करने की कोशिश करी। आइडेंटिटी स्वैप का प्लान बना, पर यह प्लान भी फेल हो गया। चार्ल्स फिर से एस्केप कर गया, पर आंड्रे पीछे रह गया। ग्रीक अथॉरिटीज़ ने आंड्रे को टर्किश पुलिस के हवाले कर दिया। उसे 18 साल की जेल हो गई। चार्ल्स ने उसे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस दिन चार्ल्स ने ये कंफर्म कर लिया था कि उसके लिए ब्लड रिलेशंस भी सिर्फ एक टूल हैं। 1974 और 1975 के बीच चार्ल्स के क्राइम में एक नोटिसेबल शिफ्ट आया था। पहले वो सिर्फ लूटता था, पर अब वो कंट्रोल भी करना चाहता था। वो लोगों को सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि डोमिनेंस के लिए यूज़ कर रहा था। टूरिस्ट उसके लिए आइडियल टारगेट्स थे, लोनली, ट्रस्टिंग, टेम्परेरी। वो उन्हें पॉइजन करता था, पर जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वीक बनाने के लिए। फिर जब टूरिस्ट इस पॉइजन की वजह से बीमार होते थे तो वो उनकी केयर करता था, उन्हें मेडिसिन देता था, फूड देता था।
उनकी डिपेंडेंस क्रिएट कराता था अपने ऊपर, और जब कोई उस पर शक करता था, जब कोई उसे थ्रेटन करता था, चार्ल्स उसे परमानेंटली साइलेंट कर देता था। उसका कहना था कि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। These were accidental due to drug overdose. But according to investigators, ये सब killing इसलिए हुई because Charles felt threatened. इसी फेज में चार्ल्स की लाइफ में एक कैनेडियन वुमेन आती है, मेरी आंड्रे लेक्लेक। वो एशिया एडवेंचर के लिए आई थी। चार्ल्स ने उसे अपने इमोशनल वेब में कंप्लीटली फंसा लिया था। उसने लेक्लेक के लिए डिसीजंस लेने शुरू कर दिए थे, उसके कॉन्टैक्ट्स लिमिट कर दिए थे, उसके डाउट्स को ओवरथिंक बोलकर कंप्लीटली डिसमिस कर दिया गया था। धीरे धीरे लेक्लेक चार्ल्स के लिए सब कुछ जस्टिफाई करने लगी। वो उसकी पार्टनर भी बनी और एक शील्ड भी। इसी बीच एक इंडियन क्रिमिनल अजय चौधरी भी उसका कंप्लायंस बना और चार्ल्स के साथ मिलकर थेफ्ट और स्कैम्स करने लगा। इन 1975 थाईलैंड के बीच टाउन्स में अब फॉरेन टूरिस्ट की बॉडीज मिलनी शुरू हो गई थी। तो उस वक्त तो लोकल पुलिस को पहले लगा कि शायद ये एक्सीडेंट्स हैं, कि मे बी दे ड्राउन्ड देमसेल्व्स, या ड्रग ओवरडोज हुआ होगा, या फिर हीट एग्जॉशन की वजह से डेथ हो गई होगी। पर एक चीज़ हर क्राइम सीन पर कॉमन थी कि बॉडीज़ जो थीं वो बिकनी में मिल रही थी और कोई स्ट्रगल का साइन नहीं था। मीनवाइल चार्ल्स, लेक्लेक और अजय विक्टिम के पासपोर्ट यूज़ करके कंट्रीज क्रॉस करते रहे। यहीं से चार्ल्स को नाम मिला द बिकनी किलर। दिसंबर 1975 में चार्ल्स, लेक्लेक और अजय नेपाल एंटर करते हैं स्टोलन पासपोर्ट्स के साथ। नेपाल में क्राइम्स और भी ज़्यादा डायरेक्ट हो गए थे। अब ग्रूमिंग का फेज खत्म हो चुका था। चार्ल्स को लगता था कि वो अनस्टॉपेबल है, एज उसने नेपाल में 2 वेस्टर्न टूरिस्ट का मर्डर कर दिया एंड कुछ ही दिनों में वो तीनों नेपाल छोड़कर वापस थाईलैंड आ गए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थाईलैंड वापस आकर चार्ल्स को पता चलता है कि उसके कुछ फ्रेंच एसोसिएट्स उसकी एक्टिविटीज को लेके सस्पिशियस हो चुके हैं। वो फ्रेंच एसोसिएट्स क्वाइटली पेरिस भाग जाते हैं और अथॉरिटीज को चार्ल्स के बारे में सब इन्फॉर्म कर देते हैं। इसी वक्त एक डच डिप्लोमेट क्वाइटली मिसिंग टूरिस्ट के केसेस को कनेक्ट कर रहा होता है। वो पैटर्न्स देख रहा होता है। डच डिप्लोमेट को ये समझ आता है कि टूरिस्ट के मिसिंग या मर्डर केसेस में मेथड जो है वो सेम है। एंड बाय द टाइम डॉट कनेक्ट्स होते हैं या बाय द टाइम अथॉरिटीज चार्ल्स के अपार्टमेंट तक पहुंचती हैं थाईलैंड में, वो ऑलरेडी वहां से भाग चुका था। अब इस ट्रायो का नेक्स्ट स्टॉप था मलेशिया। वहां चार्ल्स अपने इंडियन कंप्लायंस अजय चौधरी को जेम स्टील करने के लिए भेजता है। जेम्स स्टील भी हो जाते हैं और अजय चार्ल्स को जेम्स भी डिलीवर कर देता है। दिस वॉज द लास्ट टाइम अजय वॉज सीन, एज उसके बाद अजय का क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये किसी को नहीं पता। नो बॉडी, नो कन्फर्मेशन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि चार्ल्स ने अपने ही कंप्लायंस को एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि चार्ल्स के वर्ल्ड में लॉयल्टी टेम्पररी थी। मई 1976 में इंटरपोल फाइनली चार्ल्स शोभराज के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू कर देता है। चार्जेस थाईलैंड के बिकनी मर्डर्स के लिए होते हैं, पर चार्ल्स एशिया नहीं छोड़ता है। उसे लगता है सिस्टम एशिया में फिर भी स्लो है। अब वो और लेक्लेक बॉम्बे जाते हैं और अपना लास्ट सर्कल बनाते हैं। 2 वेस्टर्न विमेन, बारबरा स्मिथ और मेरी एलन ईथर, दोनों इमोशनली अनस्टेबल थी और चार्ल्स को ये चीज़ पहले दिन से समझ आ चुकी थी। वो उनके प्रोटेक्टर के रोल में घुस गया था, कभी पैसों की मदद, कभी इमोशनल सपोर्ट, तो कभी एक मेडिकल हेल्प। धीरे धीरे उनका ट्रस्ट टोटल सबमिशन में बदल गया। 1976 न्यू दिल्ली। चार्ल्स शोभराज को लगता था कि एशिया अभी भी उसकी प्लेग्राउंड है। इंटरपोल का वारंट उसके लिए सिर्फ एक पेपर था। उसने कभी भी लॉ को फाइनल अथॉरिटी नहीं माना। उसके लिए लॉ सिर्फ एक सिस्टम था और सिस्टम्स उसके एक्सपीरियंस में हमेशा एक्सप्लॉइट हो सकते थे। जुलाई 1976 में चार्ल्स ने अपना सबसे एम्बिशियस प्लान बनाया। एक ग्रुप ऑफ यंग फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो इंडिया घूमने आए थे, वो उस वक्त दिल्ली में थे। उनके लिए ये एक न्यू कल्चर था, न्यू कंट्री थी और एक अनफेमिलियर एनवायरनमेंट था।
चार्ल्स ने उनके सामने खुद को एक एक्सपीरियंस्ड गाइड के रूप में प्रेजेंट किया। वेल स्पोकन फ्रेंच, कॉन्फिडेंस और इंडिया का एक बहुत अच्छा नॉलेज। स्टूडेंट्स को लगा कि उन्हें कोई रिलायबल लोकल मिल गया है। एक दिन चार्ल्स ने उन सबको कुछ पिल्स दी। उसने कामली कहा कि ये एंटी डिसेंट्री मेडिसिन है, क्योंकि इंडिया में स्टमक इन्फेक्शन कॉमन होता है। स्टूडेंट्स ने बिना ज़्यादा सोचे वो पिल्स ले ली, पर इस बार चार्ल्स से कैलकुलेशन थोड़ी मिस हो गई। ड्रग्स का इफेक्ट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कुछ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट तुरंत अनकॉन्शियस होने लगे। पैनिक शुरू हो गया था। 3 स्टूडेंट्स को सिचुएशन समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ये कोई मेडिसिन नहीं थी। उन्होंने चार्ल्स को कन्फ्रंट किया। इस बार विक्टिम्स पैसिव नहीं थे, दे फॉट बैक। शोर मच गया, लोग अट्रैक्ट हो गए और पुलिस को कॉल किया गया। चार्ल्स शोभराज, जो सालों से हर कंट्री के सिस्टम को आउटस्मार्ट करता रहा था, इस बार पब्लिक के बीच एक्सपोज हो गया। पुलिस जब आई तो चार्ल्स के पास कोई एस्केप विंडो नहीं थी। बारबरा स्मिथ और मेरी एलन ईथर भी अरेस्ट हो गई। इंटरोगेशन में दोनों टूट गईं। कन्फेशंस आए, नेम्स आए, सारे इवेंट्स सामने आए। इस मोमेंट पर चार्ल्स का लक फाइनली खत्म हो गया। चार्ल्स शोभराज को तिहाड़ जेल भेजा गया। ये वही जेल है जहां इंडिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स रखे जाते हैं, पर चार्ल्स के लिए जेल पनिशमेंट नहीं थी। जेल उसके लिए एक नया स्टेज था। तिहाड़ में भी उसने वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो पॉइसी प्रिजन पेरिस में सीखा था। गार्ड्स को चार्म करना, ऑफिशियल्स को इम्पोर्टेंट फील कराना, रूल्स को बेंड करना, तोड़ना नहीं। धीरे धीरे चार्ल्स जेल के अंदर एक सेलिब्रिटी बन गया। गार्ड्स उसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने लगे। इनमेट्स उसे पावरफुल समझने लगे। उसके पास टीवी था, बेटर फूड था, विजिटर्स का एक्सेस था। वो इंटरव्यूज देता था, फॉरेन जर्नलिस्ट आते थे। वो कामली बैठकर अपनी कहानियां सुनाता था, अपनी ही वर्जन में। कभी वो अपने क्राइम्स को एक्सीडेंट बोलता, कभी सिस्टम फेलियर, कभी वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट एक रेबिलियन। ट्रायल के दौरान भी चार्ल्स ने कोर्ट को एक स्टेज बना दिया। लॉयर्स को हायर और फायर करता रहा, कभी हंगर स्ट्राइक, कभी ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स। कोर्ट प्रोसीडिंग्स एक स्पेक्टिकल बन चुकी थी। फाइनली चार्ल्स को 12 साल की सेंटेंस मिली। बारबरा स्मिथ और मेरी एलन ईथर प्रिजन में मेंटली ब्रेक हो गए थे। दोनों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए। चार्ल्स मीलवाइल जेल के अंदर भी कंट्रोल में रहा। वेयर एज लेक को गिल्टी माना गया एंड शी वॉज सेंट टू कैनेडा, बट वहां उसे ओवेरियन कैंसर डायग्नोज हुआ एंड शी डाइड एट द एज ऑफ 38। बट टिल द एंड शी वॉज लॉयल टू चार्ल्स। चार्ल्स शोभराज के लिए प्रिजन सेंटेंस एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम था। थाईलैंड में उसके खिलाफ मर्डर केसेस पेंडिंग थे। थाईलैंड का लॉ क्लियर था, अगर एक्सट्रेडिशन होती तो एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट पक्की थी। थाईलैंड का स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस 20 साल का था। चार्ल्स ने कैलकुलेट किया कि अगर वो इंडिया में अपनी सेंटेंस क्वाइटली कंप्लीट कर लेता है तो रिलीज के बाद थाईलैंड उसे एक्सट्रेडिट कर सकती है। इसका मतलब था डेथ। चार्ल्स ने एक अनबिलीवेबल प्लान बनाया। मार्च 1986 अपनी सेंटेंस के 10th ईयर में चार्ल्स ने तिहाड़ जेल के गार्ड्स और इनमेट्स के लिए एक लैविश पार्टी अरेंज करी। अपना फेक बर्थडे बता के खाना, मिठाई, ड्रिंक्स, पूरा सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट किया। गार्ड्स, इनमेट्स सब रिलैक्स हो गए। ट्रस्ट फैक्टर वहां हाई था। चार्ल्स ने खाने में स्लीपिंग पिल्स मिक्स कर दिए थे। रात तक गार्ड्स अनकॉन्शियस रहे, इनमेट्स सो रहे थे और चार्ल्स शोभराज कामली जेल से वॉकआउट कर गया। ये एस्केप सिर्फ फ्रीडम के लिए नहीं था, ये एक लीगल स्ट्रैटेजी थी। कुछ दिन बाद गोवा के एक रेस्टोरेंट में बॉम्बे पुलिस के इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने चार्ल्स को अरेस्ट कर लिया। चार्ल्स ने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। उसे पता था कि ये अरेस्ट उसके प्लान का हिस्सा है। इस एस्केप की वजह से उसकी सेंटेंस 10 साल और एक्सटेंड हो गई। थाईलैंड का स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस एक्सपायर हो गया। चार्ल्स शोभराज ने लॉ को उसी के रूल्स के साथ हरा दिया। 17 फरवरी 1997 52 इयर्स के चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल से रिलीज हुआ। तब तक एविडेंस लॉस्ट हो चुके थे, सारे विटनेस गायब हो चुके थे, एक्सट्रेडिशन का कोई रास्ता नहीं बचा था। इंडियन अथॉरिटीज ने उसे फ्रांस डिपोर्ट कर दिया। फ्रांस में चार्ल्स एक क्रिमिनल नहीं, एक लेजेंड बन चुका था। मीडिया उसके पीछे थी
ऑथर्स इंटरव्यूज चाहते थे, फोटोग्राफ्स के लिए पैसे मिलते थे उसे। उसकी लाइफ स्टोरी के राइट्स मिलियंस में बिक चुके थे। सबर्बन पेरिस में चार्ल्स कंफर्टेबल लाइफ जीने लगा, पर एक चीज मिसिंग थी, अटेंशन, स्पॉटलाइट, पावर। और यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। 2003 में चार्ल्स शोभराज नेपाल वापस आया। नेपाल उन गिनी चुनी जगहों में से था जहां उसके खिलाफ अभी भी एक्टिव मर्डर केसेस थे। लोगों ने पूछा, इतना स्मार्ट आदमी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? आंसर सिंपल था, चार्ल्स को लगता था कि वो अब भी अनटचेबल है। काठमांडू के कसिनो में एक जर्नलिस्ट ने उसे पहचान लिया। जर्नलिस्ट ने उसका पीछा किया, उसकी फोटोज ली और रिपोर्ट पब्लिश की। नेपाल पुलिस ने रिपोर्ट देखी और उसका कसिनो रेड हुआ। चार्ल्स शोभराज वाज अरेस्टेड देन एंड देयर। 1975 के डबल मर्डर केसेस जो नेपाल में वेस्टर्न टूरिस्ट के हुए थे, वो रीओपन हुए। एविडेंस पुराना था पर सफिशिएंट था। 2004 में काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चार्ल्स शोभराज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दी। इस बार कोई एस्केप नहीं था। नेपाल की प्रिजन में भी चार्ल्स का चार्म कम नहीं हुआ। वहां उसकी मुलाकात हुई एक यंग इंडियन नेपाली इंटरप्रेटर से, निहिता बिस्वास, लॉयर की बेटी, चार्ल्स से 44 इयर्स छोटी। चार्ल्स ने वही पुराना पैटर्न रिपीट किया, गेजिंग आईज, सॉफ्ट वॉइस, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस। निहिता डीपली इन्फ्लुएंस्ड हो गई। जेल के अंदर उनके मैरिज के क्लेम्स भी आए, लेकिन अथॉरिटीज ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया। पर उन दोनों का रिलेशनशिप अनडिनाएबल था। ईयर्स के साथ चार्ल्स की हेल्थ भी गिरती चली गई। मल्टीपल ओपन हार्ट सर्जरीज हुई। 2017 में निहिता ने अपना ब्लड डोनेट करके चार्ल्स की जान भी बचाई। सरपेंट अब बुढ़ा हो रहा था। 21 दिसंबर 2022 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स शोभराज को ओल्ड एज और गुड बिहेवियर के ग्राउंड्स पर रिलीज कर दिया। 19 साल जेल में बिता चुके थे। 23 दिसंबर को वो फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। नो इंटरव्यूज, नो स्टेटमेंट्स, नो अपॉलॉजीज। चार्ल्स शोभराज की कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं था कि उसने कितने लोग मारे। सबसे डरावना हिस्सा था कि उसने ट्रस्ट को एक वेपन बना दिया। वो गन के साथ नहीं आता था, वो एक पोलाइट स्माइल के साथ आता था, और शायद इसलिए वो इतने सालों तक बचता रहा। The serpent didn't chase his victims, he waited for them to trust him. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो। कमेंट्स में बताएं कि क्या आप एज अ टूरिस्ट कभी किसी फ्रेंडली स्ट्रेंजर से हेल्प लेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।